गुणस्थान विवेचन, पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने ये देखा था कि इस पूरी विश्व व्यवस्था में, मतलब पूरी विश्व में या पूरी विश्व की जब अपन व्यवस्था देखेंगे तो 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। आपको कोई भी चीज़ मिलेगी या अपन किसी भी वस्तु मिलेगी, या तो हम उसको द्रव्य के रूप से पहचानते हैं, उनके गुणों के रूप से पहचानते हैं, या उसकी पर्याय के माध्यम से पहचानते हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ इस विश्व में है ही नहीं। आखिर अभी आगे अपन ये बात करने वाले हैं, क्या द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग होते हैं, क्या द्रव्य गुण पर्याय अलग हैं, एक हैं, क्या है क्या नहीं है, ये अपन आगे कहेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं या तो हम किसी चीज़ का जो परिचय होता है हमें किसी को द्रव्य के माध्यम से होता है, उसके गुणों के माध्यम से होता है, या उसका पर्याय के माध्यम से होता है। इन तीनों चीज़ों के अलावा इस विश्व में कुछ है ही नहीं। फिर ये प्रश्न उठता है कि आप जो हमें गुणस्थान पढ़ाने वाले हो वो क्या है? क्या वो द्रव्य है, क्या वो गुण है, या वो पर्याय है? तो कल अपन ने थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा देखी थी। क्या है वो गुणस्थान? क्या है वो गुणस्थान? पर्याय है। द्रव्य क्यों नहीं है, गुण क्यों नहीं है? याद है आप लोगों को? किसी में से किससे पूछूं? चलो कल का रिवीजन भी आप ही के थ्रू करता हूँ। कौन बताएगा कि गुणस्थान द्रव्य क्यों नहीं है? बताओ पीयूष। 6 द्रव्यों में गुणस्थान नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है। और इसके 2 पॉइंट्स थे। हाँ अमन। ठीक है, इसके 2 उत्तर थे, मैंने आपको बताए थे। गुणस्थान द्रव्य नहीं है, इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला, 6 द्रव्यों के बीच में गुणस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए गुणस्थान द्रव्य नहीं है, जो आपको ईजिली समझ में आ गया। दूसरा, द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ना, तो ये क्या गुणस्थान गुणों का समूह है? नहीं, गुणों का समूह तो नहीं है। गुणस्थान ना गुण है ना गुण का समूह है, इसलिए वो द्रव्य भी नहीं है। चलो ये हो गया। दूसरा, क्या गुणस्थान गुण है? कौन बताएगा? आप लोग मना तो कर रहे हो, बताओ तो क्यों नहीं है? सबने मना कर दिया, बताओ सपन। तो अभी जैसे आपने कहा वो पता है गलत कहा। जैसे मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं आपकी बात का। आपने कहा कि जैसे ज्ञान दर्शन सभी में रहता है ऐसे गुणस्थान नहीं है, तो आप ये बताओ अभी गुणस्थान से सहित हो कि नहीं? आप, हम, अपन सब संसारी हैं। कल अपन ने देखा था संसारी जीव सभी गुणस्थान से सहित होते हैं। तो किधर है आपके गुणस्थान? दिमाग वाले पार्ट में, गले वाले पार्ट में, कौन से हिस्से में है? अच्छा चलो, जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है ना, और वो पहले गुणस्थान में है, तो उसका पहला गुणस्थान कहाँ होता है? बताओ। अरे तो ये क्रॉस क्वेश्चन हो गया। आपने जो उत्तर दिया ना, मैं समझ गया कि आपका उत्तर सही था, लेकिन जिस तरीके से दिया उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। कोई सही बोलेगा इसको? गुणस्थान गुण क्यों नहीं है? बताओ। बराबर, जैसे ये सही उत्तर है। ठीक है, और इसका दूसरा उत्तर क्या है? प्रतीक। गुणस्थान नाम का कोई भी गुण नहीं आया। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों से मिले। फिर हमें ले दे के एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है ना। अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ले दे के हम कह देंगे कि गुणस्थान क्या है? पर्याय है। ले दे के नहीं कहा। वास्तव में देखा जाए तो हमने ये देखा था, जीव ये द्रव्य है, ज्ञान दर्शन उसके गुण हैं, लेकिन इसकी परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि जीव के श्रद्धा और चारित्रिक गुण की हीनाधिक अवस्था, और अवस्था का नाम ही पर्याय है। पर्याय कहें, अवस्था कहें, हालत कहें, दशा कहें, ये अपन ने कल यहाँ पर देखा था। अब सबको याद हो गया ना कल का? अब आज हमारा जो काम है वो पढ़ने का है। अब आपको सब समझ में आता जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर निकालिए 56। फिर आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है, पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न, वस्तु व्यवस्था में यह गुणस्थान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? उत्तर, जैन तत्वज्ञान की सामान्य जानकारी रखने वाला मनुष्य भी यह जानता है कि द्रव्य तो जाति, अपेक्षा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 ही हैं। उनमें गुणस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं। ये है इसका पहला उत्तर। ठीक है, इसका दूसरा उत्तर, द्रव्य की परिभाषा के अनुसार भी गुणस्थान द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं,
यह द्रव्य की परिभाषा सर्वविदित है, सब लोग मानते हैं। गुणस्थान गुणों का समूह नहीं है, अतः यह स्पष्ट हो गया कि गुणस्थान द्रव्य नहीं है। ये एक पैराग्राफ में क्या सिद्ध किया गया कि गुणस्थान द्रव्य नहीं है। कितने हेतुओं से? 2 हेतु, है ना। आप लोग चाहें, देखो मैं आपको दिखा दिखा के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को कई में से शर्म आती है अपनी लिखने में। मैं लिख के लाता हूँ, देखो मैंने भी पॉइंट लिखे हैं कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अभी जब अपन पढ़ते हैं तो बाद में सिर्फ, अब मैं इसको फ्यूचर में कभी भी देखूंगा ना तो मेरे को तुरंत इसकी नज़र पड़ जाएगी और मेरे को ध्यान आ जाएंगे इसके 2 पॉइंट्स हैं। इसलिए आप लोग भी तुरंत लिखते जाया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्या गुणस्थान गुण है? इसके लिए भी 2 हेतु देने वाले हैं। पहला पैराग्राफ चेंज, जो सेकंड पैराग्राफ है, गुणस्थान गुण भी नहीं है क्योंकि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जीव द्रव्य के गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। धर्मादि द्रव्यों के भी गति, हेतुत्व आदि गुण हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। उन गुणों में भी गुणस्थान नाम का कोई गुण आगम में नहीं कहा गया है। अगर होता तो जरूर कहते। ये हुआ इसका पहला उत्तर। दूसरा, गुणस्थान की परिभाषा के अनुसार भी गुणस्थान गुण नहीं हो सकता क्योंकि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सभी अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुणस्थान किसी भी द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सभी अवस्थाओं में नहीं रहते हैं। इसलिए आगम प्रमाण तथा तर्क से भी यह निर्णय हो जाता है कि गुणस्थान किसी द्रव्य का कोई गुण नहीं है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे, इस प्रकार स्वयमेव सिद्ध हो गया कि गुणस्थान मात्र पर्याय ही है। पर्याय शब्द का अर्थ परिणमन या अवस्था है। ऊपर परिभाषा में अवस्था को गुणस्थान कहते हैं ऐसा आया था। आया है कि नहीं आया है? यह है ना, हीनादिक अवस्था, इसलिए ये शब्द दे रहे हैं। तो ऊपर परिभाषा में अवस्था को गुणस्थान कहते हैं ऐसा आया ही है। तात्पर्य यह निकला कि गुणस्थान संसारी जीव द्रव्य की ही पर्याय है। ये पूरा सॉल्यूशन इसका, संसारी जीव द्रव्य की ही पर्याय है, सिद्ध जीव द्रव्य की नहीं, तथा पुद्गल धर्मादि 5 अजीव द्रव्य की भी नहीं। गुणस्थान संसारी जीव द्रव्य की पर्याय निश्चित होने पर भी भेद विवक्षा से गुणस्थान जीव द्रव्य के किन किन गुणों की पर्याय है इसकी विशेष चर्चा क्रम से आगे होगी ही। अब यहाँ देखो आगे, अब टॉपिक चेंज हो रहा है। ये सब आप लोग समझ चुके थे, है ना। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं होगा क्योंकि मैं आपको ये अभी भी समझा चुका और कल भी अपन ने इसको डिटेल में देखा है। अब यहाँ पर थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। हालांकि टॉपिक तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ही चलने वाला है और इसी डेफिनेशन को ही बताने वाले हैं, लेकिन अब अलग तरीके से। यहाँ ये अब ये कहने वाले हैं कि गुणस्थान पर्याय है, ये कहा गया ना। अब यहाँ कहेंगे कि समय सार का प्रतिपाद्य क्या है और गौमट सार का प्रतिपाद्य क्या है। देखो यहाँ ये कहने वाले हैं कि अब समय सार में जिस जीव का वर्णन किया गया है वो जीव द्रव्य है, उसमें गुण और पर्यायों को गौण किया गया है ना। आप लोग को वो फेमस गाथा पता होगी, जीव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये सुना है ना आप लोगों ने। समय सार की 7वीं गाथा, 6वीं गाथा आप लोगों ने सुनी, कितनी फेमस है। ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, तो प्रमत्त और अप्रमत्त पर्याय होती हैं, करेक्ट। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। लेकिन समय सार में क्या कहा गया है कि ना गुण है और ना पर्याय है। तो मतलब समय सार में जो प्रतिपादन किया गया है, जिस जीव द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, वो गुण और पर्यायों से पार मात्र द्रव्य की चर्चा की गई है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? समय सार में मात्र जीव द्रव्य की चर्चा की गई है। ये तो हुआ समय सार की विषय वस्तु। लेकिन साहब गौमट सार, अभी तो अपन कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं और जिस गुणस्थान को अपन पढ़ने वाले हैं वो गौमट सार जीव कांड के आधार से लिखा गया है। तो लेकिन गौमट सार जो है या कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं, उनकी क्या विवक्षा होती है? उसमें पर्याय सहित जीव की चर्चा होती है। अंतर समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में, समय सार आदि ग्रंथों में मूल द्रव्य की चर्चा होती है, शेष अंश सभी को क्या किया जाता है? गौण। निषेध नहीं, आप लोग समझना, निषेध नहीं किया जाता, तो क्या किया जाता है? गौण किया जाता है। और जब कर्णानुयोग की, अब भाग्य से सुबह क्रमबद्ध पर्याय चलेगी या अभी इस समय गुणस्थान चलेगी, है ना। वो एक द्रव्यानुयोग का विषय है और ये कर्णानुयोग का विषय है। तो अब ये हुआ कि द्रव्यानुयोग के विषय अलग है, उसका प्रतिपादन अलग तरीके से किया जाता है, और कर्णानुयोग का प्रतिपादन अलग शैली में होता है और उसका प्रतिपादन भी अलग होता है। तो आपको समझ में आया? फिर से एक एक शब्द में अब समरी करता हूँ क्या बोला मैंने अभी।
गौमट सार में, पहले समय सार की लेते हैं। समय सार में गुण और पर्यायों को गौड़ करके मात्र द्रव्य की चर्चा है, जीव द्रव्य की, कि द्रव्य कैसा है उसी पे बल दिया गया है। और गौमट सार या कर्णानी योग में पर्याय सहित जीव द्रव्य की चर्चा है। अंतर आ गया समझ में? बस इतना सा कहने वाले हैं। देखो पढ़ते हैं अपन। ग्रंथादिराज समय सार शास्त्र में तो गुण और पर्यायों के भेदों को गौड़ करके सामान्य जीव द्रव्य की मुख्यता से चर्चा की है। आ गया समझ में? और गौमट सार ग्रंथ में द्रव्य और गुणों को गौण करके जीव द्रव्य की विकारी और अविकारी पर्यायों की मुख्यता से वर्णन किया गया है। समय सार में द्रव्य की मुख्यता से वर्णन है और गौमट सार में पर्याय की मुख्यता से। ठीक है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो समय सार को त्रिकाली, एक, अखंड भगवान आत्मा की चर्चा दृष्टि की अपेक्षा से अपेक्षित है, और गौमट सार को कर्म सापेक्ष पर्याय की चर्चा अपेक्षित है। ये आ गया आपको समझ में पैराग्राफ? जितेंद्र तुम लेट आए थे, आया समझ में क्या कहा गया? हाँ थोड़ा सा है, इसीलिए टाइम से आया करो। ठीक है, तो आपको आ गया। फिर से मैं जितेंद्र तुम्हारे लिए बोलता हूँ, हैं? इतना तो समझ लो। यहाँ बस ये कहा जा रहा है कि समय सार में द्रव्य की चर्चा है और गुण और पर्याय को गौड़ किया। मैंने आपको उदाहरण देके भी बता दिया। छठवीं गाथा में पर्यायों को गौड़ किया, सातवीं गाथा में गुणों को गौड़ किया। अभी जैसे आप लोग समय सार पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आता चला जाएगा, अभी मात्र इतना समझो। ठीक है। और गौमट सार में क्या है? गौमट सार में द्रव्य और गुण इनको गौण कर दिया गया, पर्यायों के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। देखो मैं इसको थोड़ा और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अब आपको एग्जाम्पल से समझा दूँ। जैसे समय सार कहेगा, जैसे समय सार ये कहेगा कि मैं देखो इसको दो कथन बताऊं, समय सार का कथन कैसा है और गौमट सार का कथन कैसा है। समय सार की अपेक्षा से अगर अपन कथन करेंगे तो समय सार ये कहेगा कि हम सभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम सभी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने की सामर्थ्य है। ये कथन किसका है? ये समय सार का कथन है। और गौमट सार क्या कहेगा? हाँ बन तो गए, देखो पहले शकल। ये गौमट सार कहेगा। अंतर समझ में आया? समय सार हमारी, देखो वास्तव में देखा जाए हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपको पता है प्रधानमंत्री बनने के जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसके लिए जो भी भारतीय होना चाहिए, 50 साल के, अभी तो नहीं बन सकते आप लोग, कोई एक वो एज वगैरह होती है कि इतनी एज, कितनी है? 35 है, तो 35 के बाद बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो बताओ जो भी उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? समय सार ये कहेगा कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये समय सार की भाषा है। लेकिन गौमट सार ये कहेगा कि तुम्हारे लक्षण नहीं बताते कि तुम प्रधानमंत्री बन पाओगे। आगे दोनों में अंतर। समय सार ये कहेगा कि आप सभी टॉप कर सकते हो, ये समय सार की भाषा है। आप सभी में टॉप करने की, आप सभी में एकदम मेडलिस्ट बनने की योग्यता है। लेकिन गौमट सार ये कहेगा कि तुम बन नहीं पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? तुम दिन भर तो सोते रहते हो, सोते रहने वाला तो कभी टॉप आता है क्या? तो ये नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि समय सार हमारी मूल शक्ति को देखता है, द्रव्य को देखता है, और गौमट सार वर्तमान पर्याय को देखता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। आ गया समझ में? उदाहरण समझ में आया ना? यही अंतर है। इसका मतलब ये हुआ एक द्रव्य को देखता है और एक पर्याय को देखता है। अब मूल बहुत, अब मस्त जो टॉपिक आने वाला है बहुत बढ़िया है। मुझे तो ये प्रकरण बहुत अच्छा लगा, जब मैंने ये पढ़ा था ना बहुत मजा आया मेरे को, इसीलिए खूब मजे लेके भी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ ये कह रहे हैं क्या द्रव्य, गुण और पर्याय ये अलग अलग होते हैं? अब ये चर्चा हो बहुत, आप लोग को बहुत काम में आएगी ये चर्चा, और बहुत मजेदार है ये चर्चा। देखो मैं फिर से कहता हूँ, समय सार द्रव्य को बताता है और गौमट सार, अब आप लोग भी बोलो थोड़ा जोर से, पर्याय को बताता है। तो अपन द्रव्य वाले हैं कि पर्याय वाले? क्या करें साहब, हमें ये बताओ क्या करें? द्रव्य को देखे, पर्याय को देखे, बेचारे गुण तो रह ही गए, गुण को देखने वाला कोई है? क्या करें साहब, द्रव्य वाले पर्याय वाले? देखो मैं आपको एक छोटे सा बताता हूँ। सबसे पहली बात, ना अपन द्रव्य वाले हैं ना अपन पर्याय वाले हैं, ऐसा कोई वाले नहीं है ना। तो साहब ये क्या है? एक द्रव्य बता रहा है, एक पर्याय बता रहा है, सिर्फ एक तरीके से वो क्या कहते हैं, आजकल वैसी लाइट आती है ना, जैसे अपन उधर थे शिखर जी में थे, तो एक जैसे स्टेज पे जो प्रोग्राम होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, स्टेज पे जो प्रोग्राम होते हैं तो पूरी लाइट बंद कर देते हैं,
और एक लाइट होती है वो एक व्यक्ति के ऊपर फोकस डाली जाती है, ऐसे गोल गोल सी आती है, आप लोगों ने देखी होगी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ स्टेज पे 10 लोग हैं और 10 लोग में से हमने वो एक लाइट डाली किसी एक व्यक्ति के ऊपर, तो बाकी सबको हमने स्टेज से भगा दिया? नहीं। तो बाकी सबकी सत्ता स्वीकार नहीं है आपको? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हमने एक को मुख्य किया, एक पे फोकस किया, एक को मुख्य किया और बाकी सभी लोगों को गौण किया। लेकिन बाकी सभी लोग भी तो स्टेज पे हैं कि नहीं है? वे तो हैं ही। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, चाहे कोई द्रव्य को मुख्य करे चाहे कोई पर्याय को मुख्य करे, लेकिन द्रव्य, गुण और पर्याय ये कभी तीनों अलग अलग नहीं होते। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, आप ही लोगों से पूछता हूँ और आप ही लोगों को समझ में आ जाएगा। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए। और पर्याय किसे कहते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया? अभी बताता हूँ। ये सारी परिभाषाएं कैसी हैं? ऐसा नहीं लग रहा एक दूसरे के अकॉर्डिंग है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में पाया जाए संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम को। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों एक होते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। तो समय साहब द्रव्य को बताता है, गोमर साहब पर्याय को बताता है, तो हम क्या करें? तो क्या करोगे? क्या कर सकते हैं? अगर कोई एक द्रव्य कोई मुख्य, मतलब कोई द्रव्य कोई माने बाकी सबका निषेध करें, तो कह रहे हैं साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई अध्यात्मी जीव जो है ना, अध्यात्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन अध्यात्म का पक्ष वाले जो लोग हैं, आपको पता है कुछ अध्यात्म के पक्ष वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कर्णानियोग के नाम सुन के डर लगता है, ऐसा वो हे दृष्टि हो जाती है। कर्णानियोग, 3 लोग की चर्चा, गुणस्थान है, आत्मा तो गुणस्थान से रहित है ना, उनको ऐसा हे पना वर्तता है। तो उनके लिए देखो आगे बात कर रहे हैं। अध्यात्म का पक्ष मैंने बोला, आपने सुना नहीं सही से। देखो द्रव्य कभी पर्याय को छोड़कर अलग नहीं हो सकता और पर्याय कभी द्रव्य को छोड़कर अलग नहीं हो सकती। ये जो भी मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इनकी परिभाषाएं ही ऐसी हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य कभी पर्याय को छोड़कर अलग नहीं हो सकता और पर्याय कभी द्रव्य को छोड़कर अलग नहीं हो सकती। इसका मैं और एग्जाम्पल दे दूं आपको। ये बताओ ये पर्याय है कि नहीं? असमान जाति द्रव्य पर्याय आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? अभी उसमें लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय सब पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो ये भी पर्याय है कि नहीं? ये शरीर पर्याय है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय है कि नहीं है? तो यहाँ कह रहे हैं पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने सोचा कि शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है, तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि शरीर को तो अपना खुट्टी पे टांग के आ जाए और क्लास में ऐसी आत्मा सहित आ जाए? क्यों? पर्याय है ना ये तो, पर्याय को अलग कर दे, है ना? तो यहाँ कह रहे द्रव्य कभी पर्याय से अलग नहीं होता। यही कह रहे, देखो द्रव्य कभी पर्याय छोड़कर अलग नहीं हो सकता और पर्याय कभी द्रव्य को छोड़कर अलग नहीं हो सकती। यह वास्तविक वस्तु व्यवस्था है। द्रव्य और पर्याय इन दोनों में से मात्र एक का स्वीकार करना तो एकांत मिथ्यात्व है। पहले ही बता दिया, एकांत मिथ्यात्व है। अतः द्रव्य और पर्याय में वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना प्रत्येक जिज्ञासु मुमुक्षु का कर्तव्य है। यहाँ मुख्यतः गुणस्थान रूप पर्याय की चर्चा ही इष्ट है। आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए और आप अभी वर्तमान में हो क्या ये पता होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। समय सार आपकी कैपेबिलिटी को बताता है, आपकी मूल वस्तु को बताता है, और कर्णानियोग या जो ऐसे अनियोग हैं, है ना, या ये गुणस्थान जो है वो हमारी वर्तमान हालत को बताता है। हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, इन दोनों का हमें सभी को पता होना चाहिए। देखो परिभाषा में आया हुआ अवस्था को यह शब्द हमें स्पष्ट बता रहा है कि गुणस्थान पर्याय ही है। ये अपन चर्चा कर चुके हैं। अवस्था को इस शब्द के पहले तारतम्य रूप शब्द है, कल अपन ने इसका अर्थ देखा था। इसका अर्थ होता है कि हीन अधिकता, कम और बढ़, ना कम ज्यादा। जैसे अच्छा के लिए अंग्रेजी में गुड होता है, अधिक अच्छा के लिए बेटर होता है, और सर्वोत्तम के लिए बेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में तर एवं तम शब्दों का यथास्थान उपयोग किया जाता है। यहाँ तर तथा तम शब्द का संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्यायों से है। कम ज्यादा, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय, इन दोनों गुणों की होने वाली मिथ्या, मिश्र,
या सम्यक ऐसी तारतम्य रूप अवस्था अर्थात पर्यायों को गुणस्थान कहते हैं। उपर्युक्त कथन से यह तात्पर्य समझना चाहिए कि ना जीव द्रव्य को गुणस्थान कहते हैं, ना श्रद्धा और चारित्र गुणों को। ये मैंने कल आपको बताया था ना, इसके ये बोर्ड पर लिखकर, जीव द्रव्य नहीं है, श्रद्धा और ज्ञान गुण नहीं है, तो गुणस्थान तो श्रद्धा और चारित्र गुण की शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों को कहते हैं। इससे हमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीव द्रव्य को छोड़कर पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से गुणस्थान का कुछ संबंध नहीं है। इसका मतलब 6 द्रव्यों में से किसके गुणस्थान होते हैं, किस द्रव्य के गुणस्थान होते हैं? जीव के ही होते हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं। जीव द्रव्य के ही मात्र श्रद्धा और चारित्र गुणों से गुणस्थान का साक्षात संबंध है, ज्ञान गुणों का नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? बोलो, हमने बहुत शास्त्रों का ज्ञान कर लिया तो कितना गुणस्थान बढ़ गया हमारा? साहब पहले तो हमें कुछ नहीं आता था, अब तो हमने 2-3 शास्त्र पढ़ लिए, समय सार भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, गुणस्थान कितना बढ़ गया हमारा। इसीलिए कहा कि ज्ञान गुण का गुणस्थान से कोई संबंध नहीं है। गुणस्थान से संबंध नहीं है मतलब आपका लेवल कितना बढ़ गया ये ज्ञान डिसाइड नहीं करता, ये श्रद्धा और चारित्र डिसाइड करती है। बहुत बहुत गंभीर इसमें वो बता दिया। इसका मतलब हम सोचें कि जिंदगी भर अपना अपना ये बढ़ाते जाएं और सोचा कि अरे हमारा ये लेवल बढ़ रहा है तो मोक्ष मार्ग ही हो गए हैं, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण को तो यहाँ लिया ही नहीं। किस किन गुणों को लिया? श्रद्धा गुण को लिया और चारित्र गुण का लिया। इसीलिए देखो, जीव द्रव्य के ही मात्र श्रद्धा और चारित्र गुणों से गुणस्थान का साक्षात संबंध है। इतना ही नहीं, अब देखो मैं आपसे प्रश्न करूं, आज अपन सम्यक दृष्टि खोजने के लिए जाते हैं, अपन किन को सम्यक दृष्टि खोजते हैं? आयुष, कौन अपन को सम्यक दृष्टि लगता है? बोलो। जो अधिक ज्ञानवान हो, अपन को लगता है यार ये तो सम्यक दृष्टि होंगे, इतने ज्ञानी है ना, इतने शास्त्रों का ज्ञान है, ये तो सम्यक दर्शन, इनको तो सम्यक दर्शन होगा। बोलो, ज्ञान का सम्यक दर्शन से कोई संबंध है? अभी यहाँ ज्ञान का गुणस्थान से, ज्ञान का चौथे गुणस्थान से कोई संबंध है? मना कर दिया। आप समझ रहे हो अपन की कितनी भारी भूल हो रही है। आज अपन अगर सम्यक दृष्टि ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अपन की दिमाग इसी में घूमता है कि सम्यक दृष्टि, कोई भयंकर विद्वान ही सम्यक दृष्टि होंगे, सामान्य जनता सम्यक दृष्टि थोड़ी ना हो सकती है ना। कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं, जिन्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, जो बहुत गहराई पकड़ते हैं, जिन्हें शब्द टू शब्द पता है, वे ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसका निराकरण हो गया, ज्ञान गुण का सम्यक दर्शन से, गुणस्थान से कोई संबंध नहीं है। देखो, गुणस्थान का संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं और पर्यायों अर्थात परिणामों से है। अब तक गुणस्थान विषयक विचार करते समय हमने संसारी जीव द्रव्य, उसके श्रद्धा और चारित्र गुण तथा उनकी होने वाली पर्यायों का ही विचार किया। संक्षेप में कहा जाए तो मात्र उपादान कारण का ही चिंतन किया। ये कल मैंने सारी चर्चा ले ली थी, आपको ध्यान हो तो। ये उपादान कहाँ लिखा? वो उपादान है, ये निमित्त है। अब वही सबको समझाने वाले हैं। देखो, संक्षेप में कहा जाए तो मात्र उपादान कारण का ही चिंतन किया है, इनमें निमित्त के संबंध में अभी कुछ भी नहीं बताया। जबकि 5 समवाय में अगर में कोई भी कार्य होता है उसमें निमित्त की भी उपस्थिति होती है, परंतु निमित्त के संबंध में विचार करना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कार्य निमित्त और उपादान दोनों के योग से होता है। अतः अब निमित्त का विचार करते हैं। परिभाषा के प्रारंभ में ही मोह और योग के निमित्त से ऐसा जो 2 कारणों का उल्लेख किया है वे दोनों निमित्त कारण ही हैं। आ रहा होगा ना आप लोगों को समझ में? पढ़ता जाऊं ना। और गुणस्थान यह कार्य है। इसमें आप में से मुझे मजा आ जाएगा अगर आप में से कोई निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय घटित कर दे। आपकी क्लास में मैंने समझाया था, पूरी चर्चा क्लियर हो गई है। कितने लोग हैं जो इसमें से निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय घटित कर सकते हैं? बहुत इजी है, मैंने पूरा बता भी दिया, अभी 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 बताया। ये आना चाहिए, जिनको नहीं आ रहा है उनको आना चाहिए। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, सोचो। अभी गुणस्थान की परिभाषा में ही आपको निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय घटित करना है। हर चीज में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था हर चीज में घटित होता है। जल्दी जल्दी सोचो, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय। कुछ नहीं है, कुछ सारा सामने ही है आपके। आया किसी को? किसी और को आया?
बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही सही उत्तर दिया जितेंद्र ने। फिर भी मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं था, सारा अपन यहाँ पे बात ही कर चुके थे, सारी डिटेल में बात कर चुके। सीधी सी बात है, जब ये निमित्त है, ये उपादान है, तो आपने आपको वो परिभाषा याद है गुण उसकी लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका वाली, और अपन ने यहाँ भी पढ़ी थी। जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नहीं, जिस कार्य को उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहते हैं, उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा से। बस कुछ नहीं करना है, सारा तो आपके सामने ही था। उपादान जीव का श्रद्धा और चारित्र्य गुण है, और उपादेय क्या है? गुणस्थान। निमित्त मोह और योग है, और नैमित्तिक क्या है? गुणस्थान। बस इतना सा घटित करके बताना था। देखो, परिभाषा के प्रारंभ में ही मोह और योग के निमित्त से ऐसा जो दो कारणों का उल्लेख किया है, वे दोनों निमित्त कारण ही हैं, और गुणस्थान यह कार्य है। मतलब क्या हो गया? ये कार्य है तो क्या हो गया? शब्द दो, नैमित्तिक। बराबर। जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र्य गुण का जो परिणमन होता है, ब्रैकेट में, यह तो उपादान कारण है, और उस परिणमन में मोहनीय कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम तथा योग, मन वचन का है, ये दोनों निमित्त कारण हैं। आचार्य श्री नेमीचंद्र स्वामी ने गौमटसार जीव कांड की तीसरी गाथा में गुणस्थान की परिभाषा कहते हुए लिखा है, मोह जोग भवा। कल अपन ने देखा था मोह और योग, अर्थात मोह और योग से उत्पन्न होने वाले को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ आचार्य देव ने मात्र निमित्त भूत कारणों का ही उल्लेख किया है, उपादान कारण को गौण रखा है। गुणस्थान को ही संक्षेप, ओघ और जीव समास कहते हैं। कल अपन ने देखा था, याद है आपको? इसी में लिखा था संख्यो ओगोत्तीय। क्या क्या कहते हैं गुणस्थान को? अगर मैं आपको परिभाषा में लिख दूं एग्जाम में कि ओघ की परिभाषा लिखी है, तो आप लोग ओघ के ओकेंगे तो नहीं? कुछ वरना कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? मैं ऐसे भी प्रश्न दे सकता हूँ आपको उल्टे सीधे, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि उसी को गुणस्थान कहते हैं। मैं कहूँ कि जीव समास की परिभाषा लिखी है, तो आप मेरे से फिर ये मत पूछना कि साहब ये तो पढ़ाया ही नहीं जीव समास, है ना, संक्षेप तो आपने पढ़ा। मैं लिख दूं आपको, संक्षेप में परिभाषा दीजिए कोई चार। पहला संक्षेप, आप कहोगे बनाने वाले उल्लू हैं, क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आपको आ सकता है ऐसा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ध्यान दिलाता जा रहा हूँ। गुणस्थान को ही संक्षेप, ओघ और जीव समास कहते हैं, जो मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। निमित्त प्रधान कथन पद्धति से हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वक्ता की विवक्षा अभी निमित्त की मुख्यता से कथन करने की है, उपादान कारण को गौण किया है, अतः अभी निमित्त मूलक कथन की अपेक्षा से मोह जोग भवा यह परिभाषा सत्य ही है, मात्र यहाँ अविवक्षित विषय को गौण ही रखा गया है। ये आप लोग जब नए चक्र और पढ़ोगे ना, तो आपको ये सब समझ में आएगा, विवक्षित क्या होता है, अविवक्षित क्या होता है, मुख्य क्या होता है, गौण क्या होता है, आपको इतना तो आ गया होगा। चलो, गुणस्थान के भेद, ये तो सारा वो मैटर था जो अपन ने कल समझ लिया था, है ना। इसमें से अभी तक कोई भी नई बात नहीं आई जो हमने कल नहीं समझी हो, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा भाव है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ, इसलिए पढ़ दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। गुणस्थान के भेद। गुणस्थान के 14 भेद निम्नलिखित हैं, बोलिए आप लोग। ये अभी आपको याद होंगे ना, सभी को याद है ना। चलो, पूछूं मैं किसी से? पूछना है मेरे को, तभी मैं आगे पढ़ूंगा। श्रेणिक बताओ 14 गुणस्थान के नाम। बोलो बोलो। हम्म। बराबर। कोई बता रहा है क्या? हम्म। लक्षित बताओगे? बोलो।
प्रांजल बताओगे? बोलो। हम्म हम्म, बोलो। अप्रमत्त विरत, आगे? चलो, इसका मतलब मैं आप समझता हूँ आप सभी लोगों को याद है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि आपके चैप्टर भी तो आप लोग पहले पढ़ के ही आए हो ना, गुणस्थान संबंधी जो पाठ था। 14 गुणस्थानों के नाम क्रम अनुसार सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्र रचित गौमटसार जीव कांड की निम्नलिखित 9 व 10 क्रमांक की गाथाओं में। इसका मतलब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अपन गौमटसार जीव कांड की गाथाओं के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए पढ़िए, बुलाऊं क्या गाथा? पढ़ लेंगे ना आप लोग? पढ़िए। इसमें गुणस्थान के लिए क्या शब्द आया? और पिछली वाली में क्या आ गया था? संक्षेप, संक्षेप आ गया था, और ओगोती, संक्षेप आ गया, ओग आ गया, और यहाँ क्या आ गया? जीव समास। ठीक है, चलो वो चाहिए मेरे को, क्या होता है? चौक, डस्टर। डस्टर नहीं है अपने पास बड़ा वाला? कोई बात नहीं, अभी है सही थे कपड़ा। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ तब तक कि अपन पढ़ने, अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अपन ने अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। पहला क्वेश्चन ये था कि हमें गुणस्थान में प्रवेश करना है कि गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है, और दूसरा बाद में, दूसरा हमने गुणस्थान की परिभाषा देखी। फिर तीसरा हमने ये देखा कि गुणस्थान आखिर द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। ये सब कुछ अपन ने देख लिया। अब यहाँ आगे सभी गुणस्थान को कैटेगराइज किया जा रहा है। कैटेगराइज किया जा रहा है मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सा गुणस्थान कहाँ किधर बैठता है। इस गुणस्थान के हिसाब नहीं, इस कैटेगरी के हिसाब से ये गुणस्थान है, इस कैटेगरी के हिसाब से ये है। अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी 14 गुणस्थान है। आप लोग की क्लास में कितने लोग हैं टोटल? 25 लोग हैं। अब इन 25 लोगों को अपन अलग अलग तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। होशियार की अपेक्षा, एक जो कम होशियार है उनकी अपेक्षा, जो एक एवरेज हैं उनकी अपेक्षा, या अपन बुंदेलखंड अपेक्षा, एमपी की अपेक्षा, है ना, और कौन कौन सी, राजस्थान, इस तरीके से महाराष्ट्र, है ना, इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं ना। ऐसे ही 14 ही गुणस्थानों को यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि मोह और योग की अपेक्षा, विरत और अविरत की अपेक्षा, ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा, छद्म सर्वज्ञ की अपेक्षा, श्रावक और गुरु की अपेक्षा, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। चलो तो इसको अपन बोर्ड से समझते हैं जिसको इजी रहेगा। पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन बोर्ड पे भी थोड़ा बहुत कर लेंगे जितना करना होगा। देखो, गुणस्थान विभाजन, विभाजन समझ में आ गया कि अब ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। मोह और योग की मुख्यता से गुणस्थानों का विभाजन। अच्छा, पहले मैं आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने जो पहले गुणस्थान का स्वरूप पढ़ा था, इससे पहले पाठमालाओं में था ना आपके, गुणस्थान नाम का एक पाठ था, आप लोग को याद हो, पिछले साल ही आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो गुणस्थान नाम का जो पाठ था उसका ध्यान है कि नहीं थोड़ा बहुत कि किस गुणस्थान में क्या होता है, पहला कौन सा है, चौथा क्या होता है? तो फिर डिवाइड कैसे करोगे आप लोग? तो समझ कैसे आएगा? ये तो डिवाइड तो तब करें जब हमें 14 के स्वरूप समझ आते हो, तब हम कहते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है। बोलो जल्दी बताओ, फिर वरना फिर डिवाइड करने कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, कितने लोग हैं? थोड़ा थोड़ा, जैसे मामूली, इतना मैं कह रहा हूँ, जैसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, चौथा सम्यक दृष्टि का होता है, पांचवें एक देश श्रुतियों का होता है, मुनिराजों का छठवा सातवां होता है, फिर बाद में श्रेणी के गुणस्थान होते हैं, है ना। ये तो सब आता हो, श्रेणी वाले के बाद में आते हो, तो इतना तो आता है ना बेसिक, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, इतना तो आता है, बस इतना ही बेसिक हमें चाहिए और ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो अब मोह और योग की मुख्यता से गुणस्थानों का विभाजन।
पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर्यंत 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय के कर्म के उदय और अनुदय की मुख्यता से हैं। 5वें से 12वें गुणस्थान पर्यंत 8 गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के उदय अनुदय की मुख्यता से हैं। 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान और योग के सद्भाव की मुख्यता से है। 14वां गुणस्थान केवल ज्ञान का सद्भाव और योग के असद्भाव की मुख्यता से है। देखो इसको इजी कर देते हैं। देखो इसमें लिखा ना, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर्यंत 4 गुणस्थान दर्शन मोहनी के कर्म उदय और अनुदय की मुख्यता से। तो पहले से लेकर 4 किसकी अपेक्षा से है? अब मैं क्या क्या पकड़ूंगा, दुर्गा माता थोड़ी ना हूं। ये अभी किसकी कैटेगरी चल रही है अपनी? मोह प्लस योग। मैं आपसे पूछ सकता हूँ मोह के कितने भेद हैं? कौन कौन से? दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये हमें ध्यान होगा। और योग के मन वचन का है वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो पहले और चौथे ये किसकी अपेक्षा से? ये दर्शन मोह की अपेक्षा से है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 5वें से 12वें गुणस्थान पर्यंत 8 गुणस्थान चारित्र मोहनी कर्म के उदय अनुदय। कितने? 5 से लेकर 12 तक। ये किसकी अपेक्षा से है? ये पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। चारित्र मतलब लिख लेना मतलब समझ लेना, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से है। अब बचा 13वां और, तो मोह के कितने भेद थे? कौन कौन से? दर्शन मोह और, तो दर्शन मोह वाला हो गया, चारित्र मोह वाला हो गया। अब किसकी अपेक्षा से है? योग। इसमें क्या क्या है यहाँ बताया कि केवल ज्ञान प्लस योग दोनों है। और इसमें क्या है? केवल ज्ञान लेकिन योग का असद्भाव, योग नहीं है। इतना सा है। आगे समझ में पहली कैटेगरी सभी लोगों को। आगे बढ़े अपन। कहाँ गया वो? चलो नेक्स्ट, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से गुणस्थानों का विभाजन। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? अविरति की, अविरत की और विरत की। अविरत और विरत समझ में आता है आप लोगों को? अविरत मतलब जिसने व्रत था, अविरत जो व्रतों से रहित हो वह क्या कहलाते हैं? अविरत। और विरत जो व्रत सहित हो, बस इतना सा है। नेक्स्ट अपेक्षा हमारी क्या है? अविरत और विरत। तो अब आप लोग को इजी रहेगा, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो मैं पढ़ता हूँ। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान पर्यंत के सर्व जीव अविरत ही हैं। ठीक है, क्योंकि चौथे गुणस्थान का नाम ही क्या है? अविरत सम्यक्त। तो पहले से चौथे तक क्या हो गए? अविरत हो गए। पांचवे वाले क्या करे बेचारे, बड़े कैंसिल में है ना। विरत अविरत है कि अविरत है, नाम ही है उनका विरता। क्या नाम है ना? विरता विरत। मतलब एक देश व्रत अंगीकार किए हैं तो एक देश व्रत भी है, लेकिन पूर्ण देश व्रत नहीं होने के कारण अव्रत भी हैं। लेकिन फिर भी अपन इनको देखें तो अविरत की अपेक्षा से ये भी विरत ही है। चाहे वो विरति एक देशी क्यों ना हो, लेकिन वो विरति है। ठीक है, ये समझना चाहिए हमें। देखो 5वां गुणस्थान विरत अविरत का है। 6वें प्रमत्त विरत से लेकर अप्रमत्त आदि ऊपर के सभी गुणस्थानवर्ती जीव विरत ही हैं। तो 5वें वाले अलग कर दिए और बाकी 6 से लेकर 14 के निश्चित रूप से सब क्या हैं? विरत ही हैं। ये आ गया होगा समझ में? सभी को आ गया ना? आयुष आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी अपेक्षा कौन सी है? अज्ञानी की और ज्ञानी की। आपको पता तो होगा ही ना कि ज्ञानी और अज्ञानी का अपन 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। मतलब 2 तरीके के अज्ञानी होते हैं और 2 तरीके के ज्ञानी होते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना है छायोपशमिक अज्ञान, औदिक अज्ञान, पढ़ा है इसके बारे में? जानते हो? नहीं जानते? चलो इसको पढ़ते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर दूसरे सासाधन गुणस्थान पर्यंत सर्व जीव मिथ्या श्रद्धान के धारक होने से अज्ञानी ही हैं। मैं बता ही देता हूँ यार, आपको इजी रहेगा।
लेकिन आप एक बात सुन लो और हमेशा काम में आएगा, एक बात सुन लो हमेशा काम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रवचनों में भी बहुत प्रयोग होता है और समय सार पढ़ने में भी आपको बहुत काम में आएगा, उस समय भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी भी समझ लेते हैं थोड़ा। दो तरीके से होता है, एक छायाश्रमिक अज्ञान जिसे बोलते हैं, जिसे मैं मात्र इतना लिखता हूँ, और दूसरा औदैहिक अज्ञान। देखो मैं बहुत इजी है, तुरंत बस नाम आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बाकी बहुत इजी है। छायाश्रमिक अज्ञान का मतलब ये होता है कि 7 तत्व संबंधी जो अज्ञान है, 7 तत्व संबंधी भूल होने पर जो हम जैसे 7, देखो जब तक 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं है तब तक सम्यक ज्ञानी नाम नहीं पाता ना, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। जो प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के संबंधी जो अज्ञान है वो क्या कहलाता है, छायाश्रमिक अज्ञान। लेकिन 16 स्वर्ग होते हैं और आपको ये नहीं पता, तो ये अज्ञान कहलाएगा औदैहिक अज्ञान। अंतर आ गया समझ में? पदार्थों की जानकारी नहीं होना वो औदैहिक अज्ञान है, और प्रयोजनभूत 7 तत्वों की जानकारी नहीं होना, जानकारी मतलब श्रद्धा और ज्ञान, वो दोनों लेना, वो क्या कहलाएगा, छायाश्रमिक अज्ञान। ये दोनों समझ में आ गया? तो अब देखो अपन ये कहें कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी है, तो कौन सा ज्ञानी है, छायाश्रमिक ज्ञानी है, औदैहिक ज्ञानी नहीं है, मतलब उसको सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हो गया, उसको कौन सा वाला ज्ञान है, ये अब आ गया ना, अब जिंदगी भर आपके काम में, हमेशा काम में आएगा, इसको समझना। तो यहाँ पर भी अपन जो ज्ञानी और अज्ञानी की कैटेगरी करने वाले हैं ना, वो छायाश्रमिक अज्ञान वाली है, औदैहिक अज्ञान वाली नहीं, ठीक है? दोनों ही अपेक्षा से यहाँ तो करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं। देखो प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर दूसरे सासाधन गुणस्थान पर्यंत सर्व जीव मिथ्या श्रद्धान के धारक होने से अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है। विशेष इतना है कि तीसरे गुणस्थानवर्ती को मिश्र श्रद्धानी एवं मिश्र ज्ञानी भी कहा गया है। दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव भव्य होने से उनका मोक्ष जाना भी निश्चित है। तो देखो यहाँ ये कह रहे हैं पहले और दूसरे, फिर लिया तीसरा, या कहा कि इन लोगों का जो श्रद्धान है वो तो टोटली गिरी गया है, तो ये तो अज्ञानी है। इसका श्रद्धान कैसा है, तीसरे, ये तो अपन थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे, है ना, नाम ही है मिश्र, तो इस कैसा श्रद्धान है इसका, तो अब मिश्र कह सकते हैं, ये कुछ ज्ञानी भी है और कुछ अज्ञानी भी है। फिर उसके बाद चौथे से लेके आगे बता रहे हैं, अविरत सम्यक्त नामक चौथे गुणस्थान से अयोग केवली, अयोग केवली मतलब नंबर देखें, अभी अपन नंबरों में बात करते हैं, नंबर मतलब 14, ये सब क्या है, ये ज्ञानी है। ये ऐसा चार्ट बहुत इजी रहता है, मतलब लिखने में मुझे भी ऐसा लगता है कि जब ऐसे लिखने वाला पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब अपन ऐसे चार्ट करते हैं, मैं आपसे भी पूछूं तो ऐसे चार्ट में दोगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। इससे में भी वही बात लिखी हुई है, जैसे आप एग्जाम में पूछा कि अज्ञानी और ज्ञानी से डिवाइड कीजिए, कैटेगराइज कीजिए, तो आपने इसमें लिख दिया मिश्र और इतना करके लिख दिया, तो तुरंत उसका उत्तर मिल गया। अब आप वो पूरा लिखो, ये उत्तर देने का जल्दी तरीका होता है। हाँ लिख सकते हो, मेरे में तो लिख सकते हो। अब आप पूरा लिखो, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर, इसमें कितने शब्द जुड़ गए, टाइम कितना जाएगा आपका, लेकर दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है, सासाधन सम्यक्त्व के सभी जीव निश्चित रूप से अज्ञानी। फिर आप उसमें निबंध लिखने चालू कर देते हो, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है, ये है, वो है, तो ऐसा नहीं चाहिए है ना, क्योंकि अपन उसमें फिर अपनी भी जोड़ने लग जाते हैं। इतना लिख दो, बस हो गया पूरा क्लियर। देखो अविरत सम्यक्त नामक चौथे गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत सब जीव नियम से ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी है। यहाँ किसकी अपेक्षा से बात की जा रही है ना, यहाँ छायाश्रमिक अज्ञान की, छायाश्रमिक की बात की जा रही है, मतलब सभी जीव सम्यक ज्ञानी हैं। देखो अंतर क्या है, एक व्यक्ति जानता है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4, एक को पता है 8 और 8 कितने होते हैं, बताओ कौन सा गलत है दोनों में से, कौन गलत है, कोई गलत नहीं है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों ही समान है कि नहीं, लेकिन अंतर इतना है कि एक को कम संख्या का ज्ञान है और एक को ज्यादा का ज्ञान है। ऐसे ही सम्यक, यहाँ भी किस ज्ञान की अपेक्षा बात की जा रही है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो चौथे से लेकर 14वें तक सारा ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान है, ठीक है। अब देखो आगे, अविरत सम्यक्त्व नामक चौथे गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत सर्व जीव नियम से ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी यथार्थ ज्ञानी है,
क्योंकि ये वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानते हैं। उन्हें निज आत्मा का भी ज्ञान तथा अनुभव है। जो सर्वज्ञ हो गए हैं, अनंत परमात्मा बन गए हैं, उनके ज्ञान का सम्यकपना तथा चौथे अवृत सम्यक गुणस्थानवर्ती अवृति श्रावक के ज्ञान का सम्यकपना समान है। इन दोनों के ज्ञान के सम्यकपने में किंचित भी अंतर नहीं है। मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया ना, 2 और 2 को पता है, एक को 8 और 8 का पता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि उनका मटेरियल ज्यादा बढ़ गया जानने का। इसी कारण से सम्यक दृष्टि भी शास्त्र का यथार्थ वक्ता है, उसका उपदेश भी सम्यक की उत्पत्ति में निमित्त कहा गया है। यहाँ सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी अर्थात पूर्ण ज्ञानी हैं और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक ज्ञानी होने पर भी अल्पज्ञ हैं। यह जो अंतर है उसे मानना आवश्यक ही है। मतलब यहाँ आपको समझ में आ गया ना कि किस ज्ञान और अज्ञान की बात ली गई है ना। प्रयोजनभूत जो जीवादिक 7 तत्व हैं उनके जानने में जो सम्यकपना है तो उसकी अपेक्षा से बात की है। अब यहाँ जो दूसरे ज्ञान की कैटेगरी है सर्वज्ञपना, अब उसके ले रहे हैं। समय हो गया, उसको कल ले लेते हैं, अभी भी अंतिम लेते हैं, फिर नहीं लूंगा इसके बाद, क्योंकि फिर वो आधा अधूरा रह जाएगा ना कल के लिए। अब यहाँ ले रहे हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है, छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा। तो ये तो बहुत इजी हो गया होगा। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें तक के सारे जीव क्या हैं, छद्मस्त हैं, और 13वें से लेकर 13वें और 14वें और ऊपर आगे तो है ही, वे सब क्या हैं, सर्वज्ञ हैं। देखो प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें क्षीण मोह गुणस्थान पर्यंत के 12 गुणस्थानवर्ती सर्व जीव नियम से छद्मस्त हैं। छद्मस्त हैं, इसको दूसरा शब्द बोल सकते हो अभी आप लोग, अल्पज्ञ हैं। और इसमें अभी जो पहले कहा था ना अज्ञानी है, अज्ञानी कह सकते हैं अपन, लेकिन कौन से अज्ञानी हैं, है ना, वो अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको इसीलिए क्लियर कर दिया। प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें क्षीण मोह गुणस्थान पर्यंत के 12 गुणस्थानवर्ती सर्व जीव नियम से छद्मस्त ही हैं, अल्पज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं। मति श्रुत अवधि और मनापर्य ज्ञान के धारक मुनिराज भी नियम से छद्मस्त हैं अर्थात अल्पज्ञ हैं। 13वें तथा 14वें गुणस्थानवर्ती परम गुरु अर्थात अरहंत परमात्मा केवल ज्ञान के धारक होते हैं अतः वे सर्वज्ञ ही हैं। सर्वज्ञ जीव पूर्ण ज्ञानी होते हैं। यहाँ पूर्ण ज्ञान अलग है और वो वाला जो ज्ञान था वो अलग है। सर्वज्ञ जीव पूर्ण ज्ञानी होते हैं। छायोपशमिक ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। इसका मतलब पता है, अपन कभी दावे ठोककर ये बात नहीं कह सकते हमें पूरा आता है, अपन कह ही नहीं सकते, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और छद्मस्त को होता ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। देखो सर्वज्ञ जीव, और वैसे भी अभी अपने पास तो मति शुद्ध ज्ञान है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा। मति शुद्ध ज्ञान क्या विषय है, मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति शुद्ध ज्ञान का विषय कुछ पर्यायों में है, तो अपन कैसे ठोक करके कह सकते हैं हमें सब आता है, नहीं कह सकते। छायोपशमिक ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता और केवल ज्ञान कभी भी अपूर्ण नहीं होता। ये ध्यान रखना आप लोग। क्या कहा, छायोपशमिक ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता और केवल ज्ञान कभी, ये सर आपको क्रमबद्ध पर्याय में काम में आएगा, ऐसा नियम है। फिर शेष विवक्षाएं जो हैं उसको अपन यहाँ कल देखेंगे। पूरा सब कुछ हिल हिला जाता है, कुश्ती हुई है।